नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी आज लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। अगर मैं कूलॉम्स लॉ की बात करूं, ठीक है, तो कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी दो चार्जेस, हमने लास्ट क्लास में चार्जेस के बारे में पढ़ा है। चार्जेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। चार्जेस या तो हो सकते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो कोई भी चार्जेस या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं या फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब कि लाइक चार्ज हो सकते हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं। अगर मैं दो चार्जेस की बात करूं और उनको क्या कर दूं, एक डिस्टेंस से अपार्ट कर दूं, ये रही डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बोल दी मैंने आर। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स क्या है, या तो वो रिपल्सिव फोर्स होगी या फिर होगी वो एट्रैक्टिव फोर्स। मतलब कि या तो इन चार्जेस को क्या है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगी या एक दूसरे से रिपेल करेगी। ठीक है, तो एक कंडीशन लेते हैं। एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गई R। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एक फोर्स लगेगी, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कह लो इसको या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो। वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, किसके प्रोपोर्शन होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट मतलब जो पहला चार्ज है और जो दूसरा चार्ज है, उन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई अगर कर दें तो जो रिजल्ट आया उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। और दूसरी चीज, उनके बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो साइन है इसको हटाना है। तो हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज होता है जिसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की, तो ये K क्या है, ये है कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। ठीक है जी, और इसको हम क्या बोलते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट। मतलब कि कूलॉम्स लॉ में लग रहा है कांस्टेंट, तो उसको बोल दिया हम कूलॉम्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है K की, K इक्वल्स टू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी अगर यूनिट की बात करूं तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये आगे इसकी क्या, इसकी यूनिट। ठीक, किसकी, के की, कांस्टेंट की। ठीक है, अगर मैं के की वैल्यू ऐसे देखूं फॉर्मूले में, तो के इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्साइन नॉट। ठीक है, के इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइन नॉट। ठीक है, इसकी ही वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इतनी क्लियर है? अब ये 4 पाई क्या है, 4 तो आ गया हमारा एक कांस्टेंट, पाई आ गया एंगल। ठीक है, एप्साइन नॉट ये क्या है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी। इसकी बात करते हैं। ठीक है जी, तो परमिटिविटी ये आ गया मेरा एप्साइन नॉट। परमिटिविटी। ठीक है, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्साइन नॉट इक्वल टू कितना था, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। इतना था। ठीक है, अगर मैं एप्साइन की वैल्यू निकालूं तो एप्साइन नॉट की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इतनी 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यहां से यूनिट क्या होगी, रिवर्स इनवर्स हो जाएगी। तो ये यूनिट बन गई हमारी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और कूलॉम स्क्वायर। क्लियर है? न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स और कूलॉम का स्क्वायर, ये किसकी यूनिट आ गई, हमारी एप्साइन नॉट की यूनिट आ गई। ठीक है, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, तो यूनिट्स मुझे पता चल गया, वैल्यू मुझे पता चल गई। अब बात आती है डायमेंशन की, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, तो F इक्वल्स टू होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बैठी? एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आ गया, ये तो कांस्टेंट है तो ये क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। एफ Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं Q1 चार्ज, जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन देखूं तो चार्ज इक्वल्स टू क्या होता था? चार्ज इक्वल्स टू होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट के लिए एम्पियर यूज करता हूं और टाइम के लिए टी यूज करता हूं। तो एक चार्ज क्यू की वैल्यू क्या आ गई? ए टी। तो यहां पे वैल्यू पुट करूंगा मैं डायमेंशन की, एटी एटी। ठीक है, एफ की वैल्यू होती है एम एल टी माइनस टू, और आर क्या है? आर लेंथ है तो एल का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो एम की पावर आ गई -1। ठीक है, उसके बाद एल, एक एल ये है, दो ये है, तो दो और एक तीन, एल की पावर आ गई -3। ठीक है, फिर है टी, टी की पावर -2, ऊपर जाके +2, और ऊपर पहले से ही दो टी है तो टी की पावर आ गई 4। ए इंटू ए बन गया ए स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, परमिटिविटी। हम परमिटिविटी की बात कर रहे थे एप्सिलॉन नॉट की। तो ये होता क्या है कि कोई भी एक मीडियम, ये एक मीडियम है, ठीक है, ये अपने अंदर से क्या है? फोर्सेस, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं उनको पास होने दे रहा है। ठीक है, तो वो एक लिमिट तक ही पास होने देगा, मतलब एक परमिशन देगा कि इतनी फोर्स जा सकती है, इतनी फोर्स नहीं जा सकती है। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है कि किसी भी मीडियम में जो भी फोर्स अप्लाई करिए दो चार्जेस के बीच में, किसी भी चार्जेस को हमने एक मीडियम में रख दिया, ठीक है, उसमें उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स या एट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, वो कितना परमिट कर रहा है उनको, उसी को बोलते हैं हम परमिटिविटी। क्लियर है जी? तो किसी भी मीडियम की बात करूं तो परमिटिविटी की वैल्यू अलग होगी। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज होता है? ये होता है वैक्यूम के लिए यूज। इसके लिए वैक्यूम, या फिर हम एयर में भी इसको कंसीडर करते हैं। अगर मैं किसी मीडियम की बात करूं तो उसमें क्या है? एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं सिंपल क्या यूज करूंगा? एप्सिलॉन नॉट मैं हटा दूंगा, ये किसी भी मीडियम के लिए है। क्लियर? फिर आता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है एक्चुअल में? ये रिलेशन होता है कि रिलेशन किस चीज का? कि किसी भी परमिटिविटी, जो परमिटिविटी किसी भी मीडियम की है, उसको हम कंपेयर करके देखें किसके साथ? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। तो कैपिटल के इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, ये आ गया इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, एक चार्ज है, ये मान लिया मैंने Q1, ये कोई दूसरा चार्ज है, ये मान लिया Q2। ठीक है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको बोल दिया मैंने R। ठीक है, अगर मैं कूलम्ब्स की बात करूं, कूलम्ब्स लॉ की बात करूं, तो अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इसमें फोर्स कैसी लगेगी? इसमें एक फोर्स लगेगी जिसमें उसकी वैल्यू होगी रिपल्सिव, मतलब कि ये लगी फोर्स, फोर्स किस पे लगी? 1 पे, किसकी वजह से? सेकंड चार्ज की वजह से। ये कोई फोर्स है किस पे लगी? 2 पे, किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से। ठीक है, तो फोर्स की एक डायरेक्शन होगी, तो ये क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर दिए मैंने। ठीक है, ये क्या है? ये है आर। आर क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं कि मुझे यहां से यहां तक चलना है, तो मैं क्या डायरेक्शन ले लूंगा? आर के। कौन सी वाली? 1 से 2 वाली। ठीक है, अगर मैं इसके लिए यहां से 1 की तरफ चला तो ये होगी डायरेक्शन आर के, इसको रिप्रेजेंट करूंगा R21 से। क्लियर है? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालता हूं, फोर्स दोनों पे अलग अलग लगेगी। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने F12 इक्वल्स टू आ जाएगी मेरी कितनी? K, Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, R का तो स्क्वायर है ही क्योंकि ये डिस्टेंस है,
तो ये आ गया स्क्वायर। अब मैं देखूंगा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं 1 पे ड्यू टू सेकंड जो देख रहा था मैं, तो F12 की बात करूं, F12, तो इसमें ये वाली डायरेक्शन यूज करूंगा जो इधर की तरफ यूज हो रही है, कौन सी, R21 के। क्लियर है, मतलब जो फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में जो हमें रिप्रेजेंटेशन हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म में फोर्स आ गई कूलम्ब्स लॉ में, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। अगर मैं फोर्स निकालू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस कंडीशन में F21 की डायरेक्शन इधर है, तो मैं डायरेक्शन के लिए R12 का क्या, ये ले लिया। अगर मैं बात करता हूं R12 की और R21 की, तो इनकी वैल्यूज क्या होती है, R12 कैप इक्वल्स टू अपोजिट ऑफ R21 कैप। ये क्या है कि दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब कि ये डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं R12 की वैल्यू पुट कर दूं कहां पे, R21 की जगह, या तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो R21 की यहां, या फिर R12 की जगह क्या पुट कर दूं मैं, माइनस R21, तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 की पुट करी मैंने माइनस, तो माइनस आगे R21। क्लियर है ये चीज। और मुझे पता था कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 21, ये वैल्यू किसकी है, F12 की है। तो मैं क्या करूंगा, F21 इक्वल्स टू सीधा सीधा लिख दूंगा F1। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ में, कि जो फोर्सेस होती है वो एक तो इक्वल होती है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये आगे F21 इक्वल्स टू माइनस F12। अगर मैं यहाँ पे चार्जेस बदल भी देता हूं, मान लो यहाँ पे चार्ज क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया माइनस का Q1, ये कर दिया प्लस का Q2, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो उस कंडीशन में भी मेरी जो फोर्स होगी वो इक्वल और अपोजिट होगी। इस कंडीशन में फोर्स लगी एट्रैक्टिव, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अब भी एक दूसरे के अपोजिट ही होगी। तो अगर मैं दोनों सेम चार्ज लूं या दोनों अपोजिट, लाइक चार्ज की बात करूं या अनलाइक चार्ज की बात करूं, तो फोर्सेस हमेशा क्या होती है, इक्वल और अपोजिट होती है। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कि ये कहां काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इट एप्लीकेबल ओनली टू द फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस। कहां पे काम करेगा, सिर्फ ये कि जो फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस है उन पे ही कूलम्ब्स लॉ काम करता है। सेकंड, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, ठीक है। न्यूक्लियर साइज जो होता है वो होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। अगर इससे बड़ा कोई साइज है, ठीक है, तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ काम करेगा। अगर इससे छोटा, मान लो 10⁻⁻16 हो या 10⁻⁻15 मीटर हो, तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। वहां पे कौन सी चीजें काम करेगी, वहां पे करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे काम नहीं करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में फोर्स देख रहे हैं, बट इस कंडीशन में क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हमें देखने हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर किस तरीके से होते हैं, देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां पे मैं क्या रख रहा हूं, एक चार्ज को रख दिया, ये मान लिया मैंने Q1 है, एक दूसरा चार्ज है, ये मान लिया मैंने Q2 है। इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से, इसको बोल दिया मैंने R1। इसकी जो पोजीशन है इसको बोल दिया मैंने R2, ठीक है। अब अगर इनके बीच में सेपरेशन देखूं मैं इस तरीके से, ये ठीक है, तो ये क्या निकला, ये निकला R। क्या निकला, ये R, और इसको रिप्रेजेंट कर दो R वेक्टर। क्लियर है। अब दोनों चार्जेस का मुझे क्या दिख रहा है, नेचर सेम दिख रहा है, तो इनमें कैसी फोर्स लगेगी, इनमें जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, यहां पे फोर्स लगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की, या फिर यहां से यहां तक की, तो डिस्टेंसेस में किस तरीके से यूज करूंगा,
Q1, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस जो यूज करूंगा मैं किस तरीके से, R12, यहाँ पे डिस्टेंसेस यूज करूंगा मैं R21, इस तरीके से। क्लियर है? अब चलते हैं फोर्स के फॉर्मूले में। F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस कंडीशन में मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे यहां भी वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ये। क्लियर है? तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर को मैं पोजिशन वेक्टर्स में लाऊं तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, R1 माइनस R2, इसका भी ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आर कैप। आर कैप को मैं कन्वर्ट करूं तो ये वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लाऊं इसको, देखिए R1 माइनस R, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ला रहा हूं, मुझे पता था कि जो आर कैप होता है वो होता है वेक्टर फॉर्म अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। अगर मैं आर कैप को कन्वर्ट करूं इस फॉर्म में तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, तो इसमें एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी क्यूब, और ये हो गए वेक्टर फॉर्म में, ये हो गए वेक्टर फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है जी। ये बन गया F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये फोर्स बन गई कहाँ पे, फर्स्ट पे। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सिमिलरली F21 वेक्टर इक्वल टू क्या निकल जाएगा मेरा, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 का, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये मेरी फोर्स कौन सी आ गई, ये फोर्स आ गई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, और ये फोर्स आ गई फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और कौन सी कंडीशन में, ये आ गई पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है जी। ये किसके बीच में थी, दो चार्जेस के बीच में ये वैल्यू आई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर एक चार्ज की जो वैल्यू है, ठीक है, उस पे दूसरे चार्जेस की वजह से, मल्टीपल चार्ज मतलब दो तीन चार्ज, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, तो उनकी वजह से एक सिंगल चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही होगी, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इसमें जो काम करता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारी क्वांटिटीज है वेक्टर फॉर्म में, तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबको, सारी वेक्टर फॉर्म की क्वांटिटीज को एल्जेब्रिकली सम कर लूंगा। तो मेरे पास क्या आया, ये रहा, ठीक है। एक चार्ज आ गया जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया चार्ज, इसको बोल दिया मैंने Q1, ठीक। कोई अदर चार्जेस है मेरे पास, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया Q4, ये हो गया Qn, ठीक है। यहां पे मान लो Qn, यहां पे हो गया Q1, ठीक है। तो इसके बीच की डिस्टेंस है एक, कोई एक डिस्टेंस यहां से यहां तक, एक डिस्टेंस यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस, ठीक है। सबकी पोजीशन वेक्टर्स निकलेंगे। ये मैंने मान ली R1 वेक्टर, ये मैंने मान ली R2 वेक्टर, ये मैंने मान ली R3 वेक्टर, यहां से ये हो गया R4 वेक्टर, और ये वाली हो गई R5, ठीक है जी। अगर मैं फोर्स निकालूं किसकी वजह से, चार्ज 2 की वजह से, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी ये वाली। तो ये आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 3 की वजह से डायरेक्शन आ गई ये वाली, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। स्पेस होने की वजह से थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, पर हमें क्या है कि उसी लेंथ में देखनी है जो उसकी चार्जेस की वैल्यू है, ये रही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एफ नेट, ये आ गया एफ नेट, इसकी वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्थ प्लस
जितने भी चार्जेस वहां पे प्रेजेंट होंगे सबका सम, फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन, इस तरीके। ठीक है, अभी हमने लास्ट में जो देखा था फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड कितना आ रहा था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और इंटू आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। सेम कंडीशन यहां पे करेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू वन, वन और टू की बात हो रही तो क्यू वन क्यू टू ओवर आर वन माइनस आर टू वेक्टर का क्यूब इंटू आर वन वैक्टर माइनस आर टू, ये आ गया पहले के लिए। सेकंड कंडीशन के क्यू वन क्यू थ्री ओवर आर वन माइनस आर थ्री आर वन माइनस आर थ्री, इस तरीके से। ठीक है, प्लस डैश करते हुए एन तक पहुंच गई। ठीक है, तो के क्यू वन क्यू एन अपॉन आर वन माइनस आर एन होल क्यूब इंटू यहां पे क्या आ जाएगा, आर वन वैक्टर माइनस आर एन का वेक्टर। ठीक है जी, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, सबका सम अप कर लिया मैंने, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो एफ नेट इक्वल टू क्या आया मेरा, एफ नेट इक्वल टू आ गया मेरा के कॉमन क्यू वन कॉमन। ठीक है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन से लेके कहां तक जा रहा हूं मैं, एन तक जा रहा हूं। ठीक है, क्यू आई अपॉन आर वन माइनस आर आई का होल क्यूब इंटू आर वन वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फाइनल डेरिवेशन। इसके बेसिस पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे मैंने क्या निकाल दिया, नेट फोर्स निकाल दिया एक चार्ज पे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं किसी भी एक बॉडी पे, ठीक है, जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक तो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह बराबर बराबर, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो कहीं एक जगह इकट्ठे हो गए इस तरीके से चार्ज, डिस्क्रीट कंडीशन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसको पैकेट बोल दो कि एक चार्ज का पैकेट हुआ एक तरफ, या फिर ये बोल दो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इधर की तरफ ज्यादा है इधर की तरफ कम है, तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो उसमें क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हर जगह, क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे चार्जेस। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं चार्जेस की बात करूं, या तो वो किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ये कोई वायर है इसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी कंडक्टर के एक लेंथ पे सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको क्या बोल दिया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी एक पर्टिकुलर, जैसे एक कोई सरफेस है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एक एरिया हो गया, एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, पूरे सरफेस पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड कंडीशन आती है मेरी वॉल्यूम, कि कोई ऐसी 3D स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है, तो इस पूरी बॉडी में अंदर क्या है, चार्जेस यूनिफॉर्मली रखे गए हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसका सिंबल होता है लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा। अगर मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसका सिंबल होता है सिग्मा। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो इसका हो गया रो। ठीक है, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर कहीं पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू होता क्या है, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो सिग्मा इक्वल टू मेरा आ गया चार्ज मतलब कि Q अपॉन L, ये आ गया सिग्मा मतलब कि लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट कितनी बनी, चार्ज की होती है कुलाम और लेंथ की होती है मीटर, तो कुलाम पर मीटर इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ठीक है, क्यू इक्वल टू बैठ गया लैम्डा एल, और मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला था एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां पे मैं कोई से भी एक चार्ज को मान लू, मान लो ये Q1 इक्वल टू है Q, ठीक है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला K Q Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q को मैं पुट कर दूंगा लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल पुट करने पे F इक्वल टू बन गया K Q2 लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा फोर्स, कौन सा फोर्स, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन द टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा फोर्स आ गया। क्लियर है ये चीज, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने डिफाइन करा लैम्डा को, इसी तरीके से डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस एरिया इज कॉल्ड सिग्मा, मतलब कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिग्मा इक्वल टू बैठता है चार्ज अपॉन एरिया, और क्यू इक्वल टू क्या बैठ गया, क्यू इक्वल टू बैठ गया सिग्मा इंटू, ठीक है। यहां से अगर मैं यूनिट की बात करूं सिग्मा की, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसकी यूनिट बैठी मेरी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स में वैल्यू पुट करी तो के Q2 और सिग्मा इंटू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये होगी मेरी फोर्स में, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट होता है रो से, रो इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो रो इक्वल टू बन गया मेरा Q अपॉन V, और यूनिट बन गई इसकी, एसआई यूनिट कितनी बनी इसकी, एसआई यूनिट बनी इसकी कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहां से Q की वैल्यू क्या निकली मेरी, रो इंटू V, यहां से वैल्यू आ गई रो इंटू V। तो अब फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकला, K Q2 और रो V अपॉन R, ये आ गया मेरा फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है कूलॉम्स लॉ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।